हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक केमिस्ट्री। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है। अभिक्रिया के वेग को ये सारे कारक क्या हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे कैसे, देखो, अभिकारक की सांद्रता है, इससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अभिकारकों की प्रकृति है, उत्प्रेरक है, माध्यम की प्रकृति है, विकिरण का प्रभाव है और अभिक्रिया का दाब है। अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल है और टेम्परेचर है। इन कारकों द्वारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किया जाता है। एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपन पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अभिकारकों की सांद्रता। अब अभिकारकों की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग किस तरह से प्रभावित होता है देखें अपन। तो अपन देखते हैं कि अभिकारकों की अगर सांद्रता बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है। सांद्रता बढ़ने का मतलब होता है, सांद्रता का मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और 1 लीटर आयतन में कितने मोल हैं अभिकारक के। अगर मोल ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, अगर मोल कम है तो सांद्रता कम है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 लीटर आयतन में मोल की संख्या अधिक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, गाढ़ा सॉल्यूशन है। और 1 लीटर आयतन में अगर अभिकारक के मोल क्या है, कम है, तो वो कैसा होगा आयतन, वो पतला होगा। समझ में आ रही है। सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब है, एक नॉर्मली अपन बोले सांद्रता ज्यादा का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा है, गाढ़ा। और सांद्रता कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, पतला। और अगर अपन देखें कि जैसे कि सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। वो कैसे, जरा देखो। इस तरह से मैं मान लूं ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, अभिकारक के। अब अभिकारक के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद में क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में नजदीक आएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। इसका मतलब क्या है, टकराने से क्या हुआ, इनके विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपन देखते हैं, बचपन में खेलते हैं अपन कि एक गोला सा बना के उसमें कंचे रख लेते हैं। कंचे के बाद में ऊपर से कंचा मारते हैं। जब कंचा मारते हैं तो ये वाला हाथ से फेंका हुआ कंचा जब उस वाले गोले में रखे हुए किसी कंचे से टकराता है तो टकराने के बाद में वो कंचा आपस में एक दूसरे से टकराता है। इसका मतलब है वो आपस में ऐसे टकराने से क्या है, उस गोले में रखे जितने भी क्या होते हैं कंचे आपस में भिड़ते हैं एक दूसरे से और क्या है, उस गोले से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जब एक दूसरे से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, विसरण की दर बढ़ेगी। और विसरण की दर बढ़ेगी तो अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का क्या बढ़ेगा, वेग। आगे पढ़ेंगे अपन टक्करवाद का सिद्धांत, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ एक ये पढ़ना है कि अगर सांद्रता बढ़ती है तो सांद्रता के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार। बोलो क्लियर है। अभी मैं मान लूं एक कमरे के अंदर 5 लोग खड़े हुए, बोलो ठीक है, 5, एक यहाँ खड़ा है, दूसरा वहां खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, चौथा यहाँ खड़ा है, 5वां यहाँ खड़ा है, ठीक है साहब। अब अगर उसी कमरे के अंदर मैं 20 स्टूडेंट खड़ा कर दूं तो बताओ, टक्कर अगर एक स्टूडेंट भी कमरे में इधर उधर भागेगा तो टक्कर होने की संभावना किस में ज्यादा होगी, 20 वाले में या 5 वाले में, 20 वाले में। इसी तरह से सांद्रता बढ़ने पर उसमें क्या होगा, विसरण की दर बढ़ जाती है और अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं सांद्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बोलो क्लियर है, ठीक है साहब।
ये देखो पहला हो गया अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा पॉइंट देखें अपन तो ये होता है अभिकारकों की प्रकृति। दूसरा पॉइंट क्या है? अभिकारकों की प्रकृति। देखो बेटा, आयनिक और मुक्त मूलक, आयनिक और मुक्त मूलक वाले अभिकारकों की जो अभिक्रिया है वो कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। आयनिक और मुक्त मूलक वालों की अभिक्रिया कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। देखो कैसे? देखो आयनिक का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस। बोलो NaCl, ACl। तो इससे क्या होता है? इन सब के ऊपर Na के ऊपर क्या है? प्लस, Cl के ऊपर क्या है? माइनस, K के ऊपर क्या है? प्लस, Cl के ऊपर क्या? माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयनिक कंपाउंड जो हैं, इन आयनिक कंपाउंड के ऊपर प्लस माइनस चार्ज है, तो ये खुद रिएक्टिव इतने हो गए कि रिएक्शन करना चाह रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो जाती हैं? फास्ट। अब मुक्त मूलक क्या होता है? इस चीज के ऊपर अपन ने क्या बना दी? इस तरह का एक डॉट लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। और ये डॉट कौन है? इलेक्ट्रॉन है। बोलो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। दोबारा से मैं एक बार बता दूं कि इस तरह से सहसंयोजक बॉन्ड है और इस सहसंयोजक बॉन्ड के बीच में अगर इस तरह से समास विखंडन होता है तो समास विखंडन के द्वारा क्या बनता है? ए के ऊपर ये रेडिकल और बी के ऊपर ये रेडिकल। इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। इसका मतलब है मुक्त मूलक समास विखंडन के द्वारा बनते हैं और समास विखंडन के द्वारा ए के ऊपर रेडिकल और बी के ऊपर रेडिकल। और ये रेडिकल जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के ऊपर ये बिंदी लग रही है ना, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। हाईली रिएक्टिव का क्या मतलब है? हाईली रिएक्टिव का क्या मतलब है? दूसरे से रिएक्शन करने की इसकी गति है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। दूसरे से जल्दी रिएक्शन करना चाहता है। इसलिए आयनिक तथा मुक्त मूलक वाले अभिकारकों की अभिक्रिया कैसी होती है भैया? फास्ट होती हैं। बोलो क्लियर है? आणविक अभिक्रिया इनके कंपेयर में क्या होती हैं? स्लो होती हैं। अब अपन अभिकारकों की प्रकृति के बारे में पढ़ना है तो आणविक अभिक्रियाओं में भी ये डिपेंड करता है कि अभिकारक कौन ले रखा है। अब आणविक अभिक्रियाओं में भी अपन देखें, देखो NO प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं? NO2 और CO प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं? CO2। इसका मतलब ऑक्सीकरण ऊपर वाली रिएक्शन में भी हो रहा है और ऑक्सीकरण नीचे वाली रिएक्शन में भी हो रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि दोनों रिएक्शन एक जैसी होनी चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं? NO के साथ O2 जोड़ा तो क्या है? NO2 बना। CO के साथ O2 जोड़ा तो CO2। जबकि NO वाली रिएक्शन कैसी है? फास्ट है और CO वाली रिएक्शन कैसी है? स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि आणविक अभिक्रियाओं में भी अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट। बोलो क्लियर है? इस तरह से। हाँ, अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा उत्प्रेरक। ये वेरी इंपॉर्टेंट। उत्प्रेरक और टेम्परेचर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है? अब उत्प्रेरक क्या होता है तुम जानते हो कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमने कुछ मिलाया बाहर से और बहुत ही कम मिलाया, आगे बात सुन, थोड़ा सा मिलाने पर भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? वो प्रभावित कर देता है और खुद पर कोई चेंज नहीं आता। उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक को अपन देखें, देखो क्या होता है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अब जरा देखो, देखिएगा इस वाले ग्राफ में यहाँ अभिकारक है और यहाँ उत्पाद है। समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, ये जो है, ये जो बीच वाला है, इसको क्या बोलते हैं अपन? सक्रियण ऊर्जा। जरा देखना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी। जरा देखना कि अभिकारक के मॉलिक्यूल जब उत्पाद में बदल दें तो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंचने के लिए ये जो बैरियर है, ये जो बाधा है, इसको पार करना पड़ेगा।
इसको पार कर लेंगे जब जाके ही अभिकारक के मॉलिक्यूल कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ। जैसे अपन बोले कि एक गांव इधर है, समझ में आ गया, और दूसरा गांव ये बी, और इन दोनों ए गांव से बी गांव में जाने के लिए एक पहाड़ पड़ता है, बोलो क्लियर है, एक पहाड़ी पड़ती है, और पहाड़ी को क्रॉस करना जरूरी है कि नहीं। ए गांव से बी गांव में जाने के लिए इस पहाड़ी की चोटी को पार करना पड़ेगा कि नहीं। अगर ये पार नहीं कर पाएंगे तो ये अभिकारक के मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं बदल पाएंगे, बोलो क्लियर है। इसीलिए अभिकारक के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि अभिकारक के अणुओं के पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो अभिकारक के मॉलिक्यूल उत्पाद में बदल सकें, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो ना। जिन अभिकारक के मॉलिक्यूल के पास में ये एनर्जी है जिसे ये पार कर सकते हैं, जिन अभिकारक के अणुओं के पास में ये एनर्जी है उनको क्या बोलेंगे, सक्रिय अणु, और जिनके पास में ये एनर्जी नहीं है उनको क्या बोलेंगे अपन, निष्क्रिय अणु बोलेंगे, बोलो क्लियर है। यहाँ मैंने एक दीवार लगा दी, अब दीवार के इधर स्टूडेंट खड़े हैं, अब मैं उनसे बोल रहा हूँ इधर से तुमको इधर जाना है। अब बोलो इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो क्लियर है, करना पड़ेगा। तो इसमें से हमने बोला कि बेटा यहाँ से तुम इधर जाओ, तो क्या होगा, इसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस दीवार को पार कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बाधा है, ये दीवार जो है बहुत ऊंची है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध, बोलो क्लियर है। अब मैंने क्या करा, इस अवरोध को थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, बोलो क्लियर है। तो अब स्टूडेंट क्या होंगे, अब बोलूं कि भैया अब क्रॉस करो, तो पहले के मुकाबले अब जो क्रॉस करने वाले स्टूडेंटों की संख्या, अब जो क्रॉस करने वाले स्टूडेंटों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी, बोलो क्लियर है। इसका मतलब अब क्या हो जाएंगे, सक्रिय अणुओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा हो गई कि नहीं। क्यों, क्योंकि जो क्रॉस करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो गए, ज्यादा, बोलो क्लियर है। अब मैं तीसरी बार बोलूं कि इसको और कम कर दूं, तो अब और कम करते ही क्या होगा, अब और कम करते ही क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको क्रॉस करेंगे, और भी कम कर देंगे तो इसको और भी ज्यादा स्टूडेंट क्रॉस कर जाएंगे, बोलो क्लियर है। इसका मतलब क्या है, सक्रिय स्टूडेंटों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब सक्रिय स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगी तो बोलो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब एक चीज बताओ, जब एनर्जी बैरियर यहाँ था तो स्टूडेंट बहुत कम क्रॉस कर पा रहे थे, अब ये एनर्जी बैरियर मैंने यहाँ से यहाँ ला दिया, तो अब क्या ज्यादा स्टूडेंट क्रॉस करेंगे, और जो स्टूडेंट यहाँ वाली कंडीशन पे भी क्रॉस कर रहा था वो तो यहाँ तो इजीली कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, वो यहाँ क्रॉस कर रहा था वो अब यहाँ कर जाएगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, बहुत फास्ट करेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्या कहेंगे कि रिएक्शन का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जरा देखो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है, इस ऊर्जा अवरोध को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस ऊर्जा अवरोध को क्या कर देता है, कम। जो ये बाधा है उसको क्या कर दिया, कम। और बाधा कम होती रिएक्शन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। आगे बात सुन रहे, इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर ऊर्जा अवरोध, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊर्जा अवरोध क्या हो जाए, कम। अब देखो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट और एक नेगेटिव कैटेलिस्ट। अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या कर देगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी बैरियर जो है वो उसको क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। उत्प्रेरक क्या करेगा, इस एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब एनर्जी बैरियर जैसे ही कम होगा, ऊर्जा अवरोध कम होगा, तो अभिकारक के मॉलिक्यूल इधर से इधर ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे, बोलो क्लियर है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, इसको और बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो पहले क्रॉस नहीं हो रहा था तो अब कहां से हो जाएगा, बोलो क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, घटा देता है, बोलो क्लियर है। तो जनरली क्या है, अपन धनात्मक उत्प्रेरक ही काम में लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बोलो क्लियर है। करने को तो दोनों ही काम करते हैं, बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं। लेकिन
ज्यादातर क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, हमारे को क्या है रिएक्शन ऐसे थोड़ी अपन को स्लो करनी है, अपन को तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी होनी है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन जनरली क्या करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक यूज करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक क्या कर देते हैं भैया, बढ़ा देते हैं। यहां से लेके और यहां तक ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। अब बताओ इस सक्रियण ऊर्जा को उत्प्रेरक क्या कर देगा, कम कर देगा। अब देखो उत्प्रेरक ले लूं, ये क्या हो गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बोलो ये क्या है, एब्सेंट में, उत्प्रेरक की एब्सेंस में, बोलो क्लियर है। ये क्या है, उत्प्रेरक की एब्सेंस में क्या है, सक्रियण ऊर्जा इतनी। अब उत्प्रेरक उपस्थित है तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई, यहां तक हो गई। बोलो क्लियर है। अब मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है। इसलिए कहते हैं अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग सामान्यतः क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं कि अगर परावैद्युतांक का मान जिनका ज्यादा होता है वो कैसे होते हैं, अच्छे विलायक होते हैं। बोलो क्लियर है। पानी क्या है, जल क्या है, एक बहुत ही अच्छा विलायक है। क्यों, क्योंकि उसका परावैद्युतांक का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वो अच्छा विलायक माना। आयनिक तथा ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं की जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फास्ट होती हैं। हाँ, अगला पॉइंट है विकिरण का प्रभाव। विकिरण की उपस्थिति में रिएक्शन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जरा 2 + Cl2 क्या बनाया, तो SHCl। बोलो क्लियर है। अगर ये अभिक्रिया अंधेरे में हो तो ना के बराबर होती है। ये मान लो कि बहुत ही धीमी गति से होती है, और अगर इसी में मैं Hμ की उपस्थिति में कराऊं तो ये रिएक्शन क्या जाती है, फास्ट होती है। बोलो क्लियर है। इस तरह से विकिरण का प्रभाव हो गया। अगला पॉइंट देखें, अभिक्रिया का दाब। अभिक्रिया का दाब, दाब का क्या प्रभाव है जरा देखो। N2 + थ्राइस मिला के क्या बना, रिएक्शन के अंदर अभिकारक का आयतन कितना है, देखो 1 और 3 क्या है, 4। इधर कितना है, 2। यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक की संख्या कितनी हो गई, यहाँ 4। अगर अपन ने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी। बोलो क्लियर है। लाशातेलिए कहता है आप दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो शाम में उस तरफ शिफ्ट होता है जिधर उसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 4 आयतन है, यहाँ तुमने प्रेशर बढ़ाया, यहाँ 4 आयतन है, यहाँ 2 है, तो प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो गया, वो कम प्रेशर की ओर जाना पड़ेगा आगे, और कम प्रेशर आए यहाँ 2 वाली तरफ। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, इधर होगी, इधर होगी। इसका मतलब क्या, उत्पाद ज्यादा बनेगा। बोलो क्लियर है। दोबारा से सुनो, क्या होता है, जिधर आयतन कम है और तुमने प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ने से क्या है, इधर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। एक चीज बताओ, किसी पात्र के अंदर 4 लीटर आयतन है, आगे बात, अब उसमें तुम प्रेशर लगा रहे हो, है ना, और दूसरे के अंदर कितना है, 2 लीटर है। अब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो तो किधर जाएगा, रिएक्शन इधर होगी। अब जरा देखो, एक रिएक्शन है PCl5 PCl3 + Cl2, इधर क्या आयतन है, 2 आयतन है, इधर कितना है, 1। तो अब प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाया, बोलो क्लियर है, तो किधर जाएगी रिएक्शन, उल्टी बैकवर्ड जाएगी। अब ब्रेकवर्ड जाएगी कि नहीं। अब तुमने पूरी रिएक्शन पे ऐसे थोड़ी इस पर प्रेशर बढ़ेगा, पूरी रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ेगा। जब पूरी रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, ज्यादा से कम की ओर जाएगी। बोलो क्लियर है। प्रेशर का प्रभाव कम से कम हो, इसलिए क्या आ जाएगा, इधर से इधर शिफ्ट होगी। बोलो क्लियर है। इसलिए क्या कहेंगे, इधर से इधर शिफ्ट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा। ये तो क्या, इसका मतलब क्या हुआ, उत्पाद इसमें बदल रहा है। इसका मतलब क्या, रिएक्शन कैसी होगी, उल्टा हो गया। तो हमको क्या करना है, उत्पाद बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया, उत्पाद उल्टा अभिकारक में बदल रहा है, और हमको क्या करना है, उत्पाद बनाना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर अपन ने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, कम, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक इधर शिफ्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है। इस तरह से अब मैं एक चीज बताऊं, H2 + I2, बोलो क्लियर, क्या बना, 2HI। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। H2 + I2, यहाँ पर कितने हैं, 2 आयतन, यहाँ पर कितने हैं, 2 आयतन। अब तुमको
प्रेशर कितना भी कम करो, कितना भी ज्यादा करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। बोलो क्लियर है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले आगे। अब क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया फास्ट होगी, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो अभिक्रिया कैसी होगी? स्लो। देखो, अपन जानते हैं कि अगर लकड़ी का बुरादा है वो फास्ट जलता है कंपेयर टू लकड़ी के। क्यों? क्योंकि बुरादा क्या है, बुरादे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ज्यादा, और ज्यादा होने से रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट होती है। बोलो क्लियर है? इसलिए किसी भी अभिकारक चूर्ण की अवस्था में है तो वो रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट होती है। बोलो क्लियर है? अब देखो टेम्परेचर का प्रभाव, ये ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है? अपन जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जैसे ही तुम ताप बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसको आगे के लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है, कॉलिजन क्या कहता है, कॉलिजन का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है।